और मैं और गुंजन आज सुबह सुबह यहाँ पर यही चर्चा कर रहे थे कि इस बार बजट में क्या कुछ हो सकता है। देखिए, जब भी बात होती है ना, इंसान सबसे पहले खुद को देखता है। तो मेरी नजर आज के बजट की अगर बात करें तो यही है कि आपकी टैक्स स्लैब में कितना ज्यादा आपको छूट मिलती है। वित्त मंत्री सबसे ज्यादा मिडिल क्लास या फिर नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या करते हैं। बिल्कुल नवजोत, ठीक कहा आपने। लेकिन देखिए, अगर इकोनॉमिक सर्वे को भी हम कल के को देखें तो संभावना है इस बात की कि टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिले। जिनकी अमूमन 50,000 के लगभग सैलरी है तो उसमें कुछ उन्हें 10,000 तक की छूट मिल सके किसी एक स्लैब में, तो ये संभावना तो बनती है। देखिए, आज सुबह सुबह आप गुड न्यूज देख रहे हैं तो हम इस बजट के जरिए बजट वाली गुड न्यूज देने की कोशिश आपको करेंगे। तो आज उम्मीदों का दिन है। सबकी आस आज वित्त मंत्री से ही है। सबको यही लग रहा है कि आज जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तो उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद मिडिल क्लास को है, नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है। बजट से उनकी बचत का रास्ता निकलेगा। युवाओं को बजट से नौकरियों की आस है। ठीक 11 बजे मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। बिल्कुल, देखिए 2019 से लेकर 2023 तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 2024 के अंतरिम बजट जब पेश किया गया उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। निर्मला सीतारमण लगातार बजट पेश करती रही हैं। अब की बार 7वां बजट पेश करने जा रही हैं और इस बार इस लाल पेटी से क्या निकलेगा इस पर हर किसी की नजरें हैं। कई सारी उम्मीदें मिडिल क्लास को हैं, साथ ही साथ किसानों को बहुत उम्मीद है। महंगाई, रोजगार, ये कई बड़े मुद्दे हैं। इस पर सरकार ने क्या सोचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर क्या इस बार सरकार बजट लेकर आएगी। ये तमाम ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पर देखने वाली बात होगी कि बजट में क्या होगा। नवजोत, बिल्कुल, खुद ही इसकी एक झलक कल हमें आर्थिक सर्वे में देखने को मिल गई थी। जिस वक्त निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया और उसमें कहीं ना कहीं झलक दिख रही थी और उस पर आज प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आज का जो बजट होगा, जो निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे सदन में पेश करने वाली हैं, उसमें दो चीजें साफ होंगी। पहली बात तो ये कि 5 ईयर प्लानिंग एक तरीके से की जाएगी और दूसरा, क्योंकि लगातार फोकस विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ है, तो विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरीके से पाया जाए और किस तरीके से हम उस ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक झलक आज के इस बजट में दिखेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीदें एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं, जो उम्मीदें हम और आप सभी लोग कर रहे हैं, वो पहली बात तो ये है कि टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव हो, मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत मिले। दूसरा अहम है, किसान लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इस बजट से कोई गुड न्यूज किसानों को मिलेगी। चलिए, दोनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और सीए भरत जी हमारे साथ है, इकोनॉमिस्ट है और इकोनॉमिक अफेयर एक्सपर्ट भी हैं। तो सबसे पहले धीरेश जी, आप ही के पास आते हुए ये बताइए कि दो चीजें जो आज सुबह सुबह हमें सुनने को भी मिली, देखने को भी मिली। पहली बात तो यह है कि इस बजट से 5 साल का खाका एक तरीके से वो तस्वीर हमें दिख जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हम किस तरीके से पा सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं झलक इसमें होगी। एज अ एक्सपर्ट, एज अ इकोनॉमिस्ट, आप क्या गुड न्यूज की उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। सर, आपका ऑडियो म्यूट है। जी, आज तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि ये मोदी सरकार का 11वां बजट है, जिसको मोदी 3.0 के नाम से जाना जा रहा है, और निर्मला सीतारमण जी भी 7वीं बार ये बजट प्रस्तुत कर रही हैं। और 2024 की जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो $3.94 ट्रिलियन की है। ऐसी स्थिति में भारत $23 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा अगर 2047 तक 8% विकास दर से चलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं ये जहां पर जोर दे के कहना चाहूंगा कि 2047 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था बनेगी, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कल के जो इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में देखा गया है, वो 3.2% सरकार बताती है और महंगाई दर 5.4% के साथ यहाँ पर देखा गया है। जबकि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में अगर हम बात करें तो इमर्जिंग मार्केटिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो 4.3% की रेस से विश्व की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल, मैं आती हूँ आपके पास एक बार। जरा भरत जी, देखिए, आंकड़ों के जरिए बहुत अच्छे से धीरेश जी हमें समझा रहे हैं, लेकिन मैं एक आम आदमी के नजरिए से
इस बात को समझूं कि अगर निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे में ये कहती हैं कि इस बार का जो जीडीपी है वो 6 to 7% रह सकता है, इसका सीधा मतलब ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा करीब करीब 80 लाख नौकरियां जनरेट करनी होंगी एक साल में। सरल भाषा में अगर देखा जाए, आम आदमी क्या उम्मीद करे? मैम, आम आदमी को यही उम्मीद करनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो जो सेक्टर्स है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। बिल्कुल भरत जी लौटेंगे। देखिए ये सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं निर्मला सीतारमण रेड एक बॉक्स में, जिसमें टैबलेट है और इस टैबलेट में है जो बजट आज का पेश होना है। हर किसी की नजर है, हालांकि ये जो पेटी है ये खुलेगी 11 बजे और इस पेटी से निकलकर क्या कुछ आएगा ये देखने वाली बात होगी। और गुंजन, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है जिस किसी के हाथ में ये पेटी होती है उनका एक, देखिए अब किसी जमाने में जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, स्पेशली वो लोकसभा के बाहर जब सदन में एंटर करते थे तो वो बाहर उसके साथ अपने पूरे ब्रीफकेस के साथ एक पिक्चर क्लिक कराया करते थे। और ये अब उसकी जगह, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब लैपटॉप का जिक्र आपने किया, निर्मला सीतारमण बिल्कुल वही पोज देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 10:15 बजे के लगभग एक बड़ी बैठक होनी है। आम बजट को पेश करने से पहले लगातार 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 11 बजे ये जो पेटी है ये खुल जाएगी। क्या कुछ इसमें होगा मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिहाज से, ये सब देखने वाली बात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी जाएगी। सुबह 10:15 बजे के लगभग केंद्रीय कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होनी है। बिल्कुल। वापस भरत जी आप ही के पास आते हुए तस्वीरें लगातार हम दिखा ही रहे हैं। 11 बजे का वक्त है जब बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले जब हम आम आदमी की बात करते हैं, सरल भाषा में आप समझाइए कि क्या उसको मिल सकता है। आम आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर टैक्स में उसको बेनिफिट मिल जाए, अगर टैक्स का रेट कम किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी से ऑलरेडी बहुत पैसा मिल रहा है, टैक्स का पैसा बहुत ज्यादा जीएसटी से ऑलरेडी आ रहा है। इनकम टैक्स में अगर थोड़ी राहत दे देंगे तो उससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा गवर्नमेंट का। फिर भी उससे अगर टैक्स रेट थोड़ा स्लैब को चेंज कर देते तो काफी ज्यादा लोग इसमें आ जाएंगे, काफी सारे लोग वॉलंटरीली अपना इनकम डिस्क्लोज करेंगे और उससे ओवरऑल गवर्नमेंट का फायदा ही होगा। उसके अलावा वो एक्सपेक्ट कर सकता है कॉमन मैन की अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्टार्टअप्स को कुछ और बेनिफिट दिए जाए उससे, क्योंकि अगर ये फ्लरिश करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उससे भी मतलब फायदा होगा कॉमन मैन का। बिल्कुल भरत जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन हम क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें इस बार नौकरी पेशा और हम कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब में शायद थोड़ा सा बदलाव हो, उनकी उम्मीदें क्या है आम जन की, जरा वो सुन लेते हैं पहले। आम जनता इसको लेकर क्या सोच रही है आज, क्योंकि सबकी नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर ही रहेगी कि वो आज बजट जब पेश करेंगी तो क्या कुछ होगा नौकरी पेशा लोगों के लिए, उम्मीद क्या लोग लगा के बैठे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। ओखला में हम मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ये है और तमाम सारे जो लोग हैं वो सर्विस क्लास के यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं और उनकी भी नजरें बजट पर हैं, उनकी भी नजरें इस बात पर हैं कि इस बार जब तीसरा टर्म आया मोदी सरकार का तो उनके हिस्से क्या कुछ आने वाला है बजट के जरिए। मोदी जी की जो सरकार है उसने अब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बड़ा अच्छा काम किया है, रेलवे में बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ अपकमिंग बजट की, थोड़ा सा एक मिडिल क्लास में जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रियल एस्टेट के जो कॉस्ट हैं इट्स गोइंग वेरी हाई, जो एक आम आदमी पहुंच से बहुत बाहर जा रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन का जो कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई, उसको थोड़ा फोकस कर सकते हैं। पहले टैक्स रेट होम लोन का रेट कम हुआ था, लेकिन ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। डिमांड भी बढ़ रही है, हम समझ रहे हैं कि होम महंगे हो रहे हैं, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो मिडिल क्लास की रेंज में आए। अभी जैसे नोएडा एनसीआर में हम देखें तो हमारी मिडिल क्लास की रेंज से आउट ऑफ बहुत आगे हो चुके हैं, तो उसमें हम कुछ रिलीफ देख रहे हैं। सामान्य आदमी, एक सामान्य व्यापारी जो साल में मान लीजिए 50 लाख का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का व्यवसाय करता है, वो बेचारा 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो अपने सीए को ही दे देता है। तो वो थोड़ा सा कंप्रेस करके उनको इजी करने की जरूरत। आज की अगर आप महंगाई दर को देखें, इन्फ्लेशन रेट को देखें, तो मुझे लगता है 8 लाख या 10 लाख मिनिमम वाला स्लैब आपका
होना चाहिए, जिससे एक मिडिल क्लास आदमी कम से कम अपना घर, अपने 2 बच्चों की पढ़ाई, इसके हिस्से में जो खर्च लगता है उतना तो कम से कम टैक्स में से बचत करके कर सके। क्योंकि आज आप देखते हैं 2 बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो औसतन आप साधारण से विद्यालय में पढ़ाएंगे तब भी आपको 40 से 50,000 रुपए एक क्वार्टर का कम से कम लगता है। मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो अगर 50,000 क्वार्टर दे रहा है, 2 लाख रुपए तो उसने एजुकेशन। तो ये आम आदमी की उम्मीदें हैं, जिसमें जब हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो गुंजन या फिर कोई व्यापारी ही क्यों ना हो, उसकी भी क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट को लेकर, ये दोनों हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात नवजोत ये है, अंतरिम बजट जब आया था तो उसमें मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली नहीं थी, तो ऐसे में उम्मीद तो की जा रही है इस बार कुछ राहत देखने को मिलेगी। बजट जो था ना, वो चुनावी बजट था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो चुनावी बजट था। चलिए अब जान लेते हैं आर्थिक क्षेत्र के अलग अलग सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स की आम बजट से उम्मीदें क्या है, क्या बदलाव होने चाहिए, किन किन सेक्टर्स को तवज्जो मिलनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक फ्रंट पर देश और मजबूत बनकर उभरे। देखिए, बजट में क्या उम्मीद आपको लग रही है? तीसरा टर्म है सरकार का, मोदी सरकार का, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि अभी जो इस पे मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ज़्यादातर काम करे और बहुत ज़्यादा फोकस लगाए, वो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको। पिछले 3, 4, 5 साल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चेंज हुई है यूथ के अंदर, वो उनका माइंडसेट हुआ है। बीइंग अ जॉब सीकर टू बीइंग अ जॉब गिवर की तरफ जो यूथ का माइंडसेट गया है, नहीं मुझे जॉब गिवर बनना है, मुझे Tier 1, Tier 2, 3 सिटीज़ के अंदर जॉब की प्रोडक्शन करनी है, चाहे अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, एक चीज़ मैं चाहता हूँ जो इंट्रोड्यूस की जाए, दैट इज स्किल बेस्ड रिजर्वेशन। उस चीज़ों के लिए हर स्टेट का अपना अपना रेगुलेशन कमेटी तो रहता ही है, जिसमें से उनको इंडस्ट्री ट्रेनिंग और इन चीज़ों के लिए थोड़ी बहुत फंड अलग से निकाल के रखना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई तो 15-20 सालों से वही रहा जा रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बदलते आ रही है, वो काम करने की तकनीकें और इंडस्ट्री में मशीनरी चेंज हो रही है। इसका अगर आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवा दें तो वो आगे जाके तरक्की कर पाएंगे। हिसाब से जैसे अभी मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि स्किल बेस्ड हमें लर्निंग आगे बढ़ानी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि एआई जो है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ टाइम से, और वो कई लोगों के लिए बहुत थ्रेट भी बन गया है, जिनको वो एआई ढंग से यूज़ करना नहीं आता, उनकी जॉब्स भी जा रही है बिकॉज ऑफ एआई। बट हम इसको कम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो करे वो स्कूल से ही एआई के क्लासेस अगर इंट्रोड्यूस कर दे, क्लासेस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दे, जो कि हम स्टार्टिंग से एआई के बारे में लर्न करें, उसे रेगुलेट करना जाने, ताकि आगे जाके हम इंडस्ट्री और जो एजुकेशन है उसके बीच का गैप, जो स्किल गैप है जो एआई क्रिएट कर रहा है, उसे हम कम कर सकें। स्कॉलरशिप जो है उसका अगर और ज़्यादा बढ़ जाए, स्कॉलरशिप का परसेंटेज अगर बढ़ जाए लोगों के सामने, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे स्कूल में हो कॉलेज में हो, तो आई गेस जो रूरल में भी है स्टूडेंट, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा। वी कैन से कि हम लोग का भी एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो शायद मे बी आफ्टर 5 years 15 to 20% बढ़ जाएगा। तो चलिए, स्टूडेंट्स इसको लेकर क्या सोच रहे हैं इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि एक एजुकेशन बजट भी है। दिनेश जी, अगर हम सीधे तौर पर बात करें, जब हम नौकरियां जनरेट करने की बात कर रहे हैं, जब बात ये आ रही है कि 7% तक आपकी जीडीपी पहुंचेगी, 80 लाख नौकरियां आपको जनरेट करनी होंगी, उतनी बड़ी संख्या में आपको स्किल्ड वर्कर्स, ट्रेन्ड स्टूडेंट्स भी चाहिए। और आज की जो जनरेशन है, अगर देखा जाए, और स्पेशली जब हम बात करते हैं कि सरकार का खुद का फोकस इस पर है कि हम किस तरीके से स्किल अपने बच्चों को स्किल्ड बनाएं, और यही स्टूडेंट्स भी चाहते हैं, और उसमें राज्य सरकारों की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठेगा और कैसे इस और कदम बढ़ाया जा सकता है? इस बजट में क्या कुछ दिखेगा स्टूडेंट्स के लिए भी? जी, अगर ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं की संख्या देखी जाए तो 49% तक स्किल्ड नहीं है, ऐसा सरकार मानती है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स पर जोर देने की आवश्यकता है। हालांकि सर्विस सेक्टर्स का जो परसेंटेज है वो इस वक्त 54.7% है, और 17.7% है आपका कृषि, और 27.6% है आपका जो उद्योग सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर्स में अगर हम लोग बात करें कि स्किल्ड को कैसे बढ़ाया जाए, तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं ये मानता हूं कि एग्रो प्रोसेसिंग एंड केयर इकोनॉमी में रोजगार की संभावनाएं हैं, और रूरल जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो अब बूम करेगा। और जहां तक टैक्स रिबेट की बात अगर करें, तो मैं ये यहाँ पर जोर देकर के कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहे हैं,
तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मान रहे हैं कि 8 लाख से जिनकी आय सालाना है या उससे कम है तो वो गरीब है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ रहा है। लेकिन यहाँ 7 लाख तक हम उससे टैक्स ले रहे हैं या 7 लाख के बाद हम उससे टैक्स लेना शुरू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ जोर दे करके करना चाहूंगा कि कॉन्ट्रेडिक्शन जो आ रहा है ना, सरकार को इस बजट के माध्यम से कुछ राहत देने की जरूरत है। अगर राहत की बात करूं तो मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दिया जाए, और अगर ये बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शंस की तो 50,000 से बढ़ा करके ये 1 लाख किया जाना चाहिए। और खासतौर पे हाउसिंग लोन की बात अगर मैं करूं तो ओल्ड रिजीम में तो हाउसिंग लोन एक अच्छी सेविंग की स्कीम्स है और सेविंग को बढ़ावा देती है। तो हाउसिंग लोन को 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम जो युवा वर्ग है, जो हम कह रहे हैं कि हम हाईली जो युवा वर्ग पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं पूरी दुनिया की, विश्व की, तो ऐसी स्थिति में इस युवाओं को रोजगार कैसे मिले, पीपीपी मॉडल पे काम करने की आवश्यकता है। प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो और खास तौर पे हम 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट से विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था से हम 3री अर्थव्यवस्था जल्दी से जल्दी बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है धीरेश जी, लौटेंगे आपके पास। भरत जी, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और निर्मला सीतारमण को भी बजट से पहले जब हमने सुना तो वो एमएसएमई पर फोकस करने की बात कहती हुई नजर आई हैं। और अभी हम दिखा भी रहे थे अपने दर्शकों को कि युवा वर्ग अब ये सोचने लगा है, सोच बदली है कि नौकरी करनी नहीं है, नौकरी देनी है। अपना हमें कुछ भी बिजनेस सेटअप करना है, भले ही वो छोटा हो, लेकिन हमें बिजनेस सेटअप करना है। तो ऐसे में कितनी उम्मीद मिलने की आसार आपको नजर आ रहे हैं? स्टार्टअप्स को लेके वैसे भी बहुत क्लियर है, वो प्रमोट करना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे और फ्लरिश करें, इसलिए वो स्टार्टअप इंडिया भी है, टैक्स में भी उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। बट आई थिंक एक मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोग वो स्टार्टअप के लिए टैक्स का बेनिफिट लेने जाते हैं तो बहुत मुश्किल से वो बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा एक मैंने चीज ऑब्जर्व की है कि ये कंप्लायंस जो है, जैसे किसी एक आपके कोई इंटरव्यू ने भी कहा कि अगर हम अपने सीए को ही साल भर में 20 लाख रुपए दे दे, अगर हम लोग 1.5 करोड़ और 1 करोड़ का टर्नओवर करते तो 20-25 लाख अगर सीए को ही दे दे, तो कंप्लायंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारी चीजों की वजह से हमारे यहाँ पे बिजनेसेस उतना ज्यादा उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहे। एक चीज और इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। देखिए, स्टार्टअप एक बहुत अच्छी पॉलिसी जिसको लेकर सरकार खुद भी प्रधानमंत्री का भी फोकस इस पर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे हम दोनों टेन्योर्स की बात करें, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए भी। लेकिन एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह भी है कि स्टार्टअप्स अगर आते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और बड़ी मार्केट में या फिर बड़े बिजनेसमैन के सामने वो उतने ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर कमी क्या रह जाती, पहली बात, और उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। और हम क्योंकि ये तीसरे टेन्योर का बजट है तो उससे जाहिर सी बात है उम्मीद हम इन्हीं से कर सकते हैं। मैम, फंडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनके पास ऑलरेडी काफी पैसा है। ये जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको अगर पैसा चाहिए तो वो शायद इंडिया में उतना जल्दी फंडिंग नहीं जनरेट कर पाते हैं। अगर उनको बाहर से पैसा चाहिए तो उसमें बाहर से फ्लो इतना इजीली नहीं हो रहा है क्योंकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है यहाँ पर, बिकॉज इतने कंप्लायंस इश्यूज है। तो फंडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फंड्स बराबर पहुंच नहीं पा रहे हैं उन स्टार्टअप्स के पास। उसके अलावा मेरा ये मानना है कि इंडियंस में स्किल और नेचुरल टैलेंट बहुत ज्यादा है। आप देखोगे हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स है और हमारे जो डॉक्टर्स है वो ग्लोबली रिनाउंड है, हमारी जो आईटी सर्विसेज है या जो डॉक्टर्स है। तो हमारे यहाँ पे बेस है, बट उनको डेवलप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना भी जरूरी है, तो हम लोग राइट इस पे जाएंगे। बट मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम फंडिंग का लगता है। फंडिंग सबसे बड़ा इशू है, लेकिन वापस से वही स्किल एजुकेशन की भी बात यहाँ पर करनी होगी। अब एक और सबसे बड़ा जो पॉइंट जिससे आज सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, जिसको बार बार चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर वित्त मंत्री हो उन्होंने फोकस किया है और कल भी इकोनॉमिक सर्वे में वो तस्वीर दिखी थी, वो है किसानों के लिए। किसानों की आय दोगुनी होगी, ये भी प्रोमिसेस किए गए हैं। तो इस बार किसानों के लिए क्या कुछ हो सकता है, इस बार किसान क्या उम्मीद कर सकते हैं? धीरेश जी, किसानों की बात करें तो आज भी किसान जिस स्थिति से भारत देश में गुजर रहा है आजादी के इतने वर्षों बाद, तो हम देखते हैं कि ना तो उसको एमएसपी मिल पा रही है और जो बीच में जो इंटरमीडिएरीज हैं, आज अगर हम किसी भी क्रॉप की बात करें, किसी भी फूड जो हम लोग अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो 9% तक जा चुका है, जिसका फायदा किसानों को तो सीधे नहीं मिल रहा है भारत में,
लेकिन उसका फायदा इंटरमीडिएटरीज जो हैं, किसान और उपभोक्ता के बीच में, वो ले रहे हैं। तो मैं ये जोर देके कहना चाहूंगा कि ई-नाम को जो इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, इसको बढ़ावा दिया जाए, किसानों को ज्यादा अवेयर किया जाए, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, ब्याज दरें कम की जाएं, और खास तौर पे आज भी मैं यहाँ पर जोर दे के कहना चाहूंगा कि लगभग 45% से ज्यादा जनसंख्या भारत की किसान से यानी कि खेती से संबंधित उद्योग पर आज भी आधारित है। तो ऐसी स्थिति में इस पर्टिकुलर सेक्टर को, हालांकि उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 17.7% आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, लेकिन आज भी हमें अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल अलाइड सेक्टर्स का जो रोजगार देने की जो है या डिपेंडेंसी जो है पॉपुलेशन की, वो 45% से ज्यादा आ रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जोर देके कहना चाहूंगा कि स्मॉल और मार्जिनल जो होल्डिंग्स हैं, जो लघु एवं सीमांत जो हमारे किसान हैं, उस वर्ग को राहत देने की बहुत आवश्यकता है इस वक्त। अदरवाइज आगे चल के क्या होगा, जिस तरीके से ये 2024 में हम लोग कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए के आसपास जो है ना आय है प्रति व्यक्ति, और 2047 तक ये 14,90,000 हो जाएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये वर्ग पिछड़ जाएगा। तो सरकार से मेरी एक अर्थशास्त्री होने के नाते ये बिल्कुल धीरेज जी, अब ये देखने वाली बात होगी कि बजट में क्या कुछ रहता है किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, और सबसे मेन डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए सरकार हमेशा एक अच्छा अमाउंट रखती है, एक अच्छा बजट पेश किया जाता है, लेकिन देखने वाली बात होगी इस बार क्या कुछ रहने वाला है। बड़ा और अहम दिन है, बजट वाली गुड न्यूज, और निर्मला सीतारमण के पिटारे से आज कौन सी गुड न्यूज निकलती है देश के लिए, देश के हर वर्ग के लिए, ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाले हैं। और बजट से पहले शेयर मार्केट में भी तेजी देखी जा रही है। कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसके बाद आज तेजी देखी जा रही है, बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। उम्मीदों भरा बजट, क्या गुड न्यूज इस बजट में मिलेगी, वो हम आपको देंगे। बिल्कुल नवजोत, देखिए सबकी आस वित्त मंत्री से ही है। जाहिर तौर पर सबको यही लग रहा है कि आज जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तो उसमें सबके लिए क्या कुछ निकलने वाला है। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद जो है मिडिल क्लास के लोगों को है, नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद सबसे ज्यादा है कि बजट से उनकी बचत का रास्ता कितना साफ हो जाएगा। युवाओं को बजट से, देखिए तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नौकरी को आस तमाम युवाओं को रहेगी। इससे पहले आपको बता दें 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। आम चुनाव के बाद संसद के सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी यह संकेत मिला था कि यह बजट विकसित भविष्य की नींव रखने वाला होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल यह कहा कि यह बजट देखिए अगले 5 साल का पूरी तरीके से रोड मैप पेश करेगा। इसी के साथ साथ जो विकसित भारत का लक्ष्य है उस ओर भी कदम बढ़ाने की जरूरत है, और यह आधार कहीं ना कहीं इस बार का बजट बन सकता है उस ओर भी। देखिए तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस प्रकार से सिलसिलेवार तरीके से हर साल कुछ यही नजारा देखने को मिलता है। नवजोत, जब पहले वित्त मंत्री अपने आवास से बाहर निकलती हैं, उसके बाद तमाम अधिकारियों के साथ मंत्रालय की ओर निकलती हैं, उनका काफिला वहां पर निकलता है, और लिफाफे में ये लाल कलर का लिफाफा और इसी में सारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं, जिसको कह सकते हैं कि उम्मीद का भी लिफाफा हम कह सकते हैं। और तमाम अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस प्रकार से हर बार 2019 से लेकर अब ये 7वां मौका होने जा रहा है जब फिर से पिटारा खुलेगा उम्मीदों का। चलिए, 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धीरेज हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ भरत जी भी मौजूद है। धीरेज जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक चैलेंज जो सरकार के लिए भी है, लेकिन जब हम कहें कि ये उम्मीद आम जन और आम लोग भी लगा रहे हैं, उसमें हर वर्ग आ जाता है, और वो सबसे बड़ा मुद्दा भी चुनावों में रहा है, वो है महंगाई का मुद्दा। हालांकि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इसी साल रहा है, हर बार जब भी चुनाव आते हैं आजादी के बाद से हमने देखा है कि हर बार महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा रहता है और चरम पर रहता है। सरकार के लिए यह भी बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से आम लोगों को जब राहत पहुंचाई जाएगी तो महंगाई कंट्रोल करना। दूसरी बात, नौकरियों और रोजगार का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसमें महिलाओं के लिए क्या कुछ निकलेगा, यह भी बहुत बड़ी बात होगी। जी नवजोत, यहां पर मैं जोर देके कहना चाहूंगा कि 2022-23 और का अगर आंकड़ा देखें अगर महंगाई का, तो 6.7% था, जो हालांकि ये गिरा है 2024 में, 23-24 में ये 5.4 हुआ है, लेकिन मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करूं तो ये 9% से ज्यादा जा रहा है। अब आज की
डेट में मैं बात करूं खास तौर से मध्यम वर्ग की, जो लगभग 65 से 70 करोड़ के आसपास जनसंख्या को, भारत की जनसंख्या को इंडिकेट करता है। और अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो खास तौर से इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग की जेब में पैसा कैसे जाए, उसकी बाइंग कैपेसिटी कैसे बढ़े, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अगर बजट को मैं संक्षिप्त में और एक लाइन में कहना चाहूं तो ये बजट जो है ना, मिडिल क्लास के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी के लिए, गरीब के लिए और युवाओं के लिए खास तौर पे होना चाहिए, क्योंकि गत 10 वर्षों में बेरोजगारी की जो दर है वो भी बढ़ी है, साथ में जो इन्फ्लेशन रेट है, हालांकि हम लोग विश्व की बात करें और विश्व की अर्थव्यवस्था को देखें तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक के अकॉर्डिंग IMF का डेटा लें तो 2.7% से बढ़ रहा है। चूंकि यहाँ पर जो राइवल्स है, जो वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, लेकिन चाइना भी 4.6% से बढ़ रहा है और ब्रिटेन की बात करें तो 0.5% से ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इस वक्त 8.2% से बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की साझेदारी, भागीदारी बढ़नी चाहिए, खास तौर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अछूता है। हाँ। आंकड़ों में हम भरत जी ये बात देखते हैं, और जिस तरीके से अभी दिनेश जी भी बता रहे हैं कि देखा जाए तो इन आंकड़ों के जरिए कहीं ना कहीं वो जिसको हम कहते हैं कि सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर आप हम लोग कहीं भी माइक लेके किसी भी शख्स के सामने खड़े हो जाए, चाहे वो महिला है, चाहे वो नौकरी पेशा, आपने सुना होगा, यहीं पे हमने बहुत सारे लोगों की राय भी ली है, अलग अलग तबके के लोगों की राय ली है, सबकी जबान पर एक ही शब्द होता है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है। हम पहले इतने पैसे लेके जाते थे तो इतनी सब्जी ले आते थे, आज की तारीख में सब्जी उतनी आती नहीं है और पैसे खर्च हो जाते हैं, तनख्वाह उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। ये भी सरकार के लिए भी चैलेंज होगा कि आप किस तरीके से महंगाई पर भी कंट्रोल करते हैं। मैम, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि डिमांड जो है वो थोड़ी ज्यादा रहती है और सप्लाई थोड़ा कम रहता है। तो डिमांड और सप्लाई जब मिल नहीं पाते हैं तो इसलिए रेट, उस चीजों की महंगाई बढ़ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर टैक्स कम नहीं, होगा, इसमें हम अगर देखिए पेट्रोल डीजल के दाम आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम, अगर हम पिछले ही वित्त वर्ष की अगर बात करें तो सैकड़ा छू गया, 100 के पार चला गया था पेट्रोल। तो ये देखिए कि जाहिर सी बात है कि अगर उस फ्रंट पर महंगाई होगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उसका हम सभी जानते हैं कि उसका असर हर जगह पर होता है। जी मैम, एक दूसरी बात ये है कि महंगाई का हम लोग ये हमेशा ये नहीं समझ पाते हैं कि जो टैक्स है वो टैक्स की वजह से भी महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप सोचिए, आप कुछ भी खरीदते हैं उस पे आप 18% का GST भरते हैं। आप जब पेट्रोल खरीदते हैं तो उस पे आप 30-40% का टैक्स भरते हैं। तो ये जो है ना, ये इस पे भी गवर्नमेंट कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि GST का रेट भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ना आप समझ लो 18%, अप्रोक्सीमेटली 20% आप मान लो, आप कुछ भी करते हैं तो उसमें 1/5 जो है वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है, कुछ भी खरीदते हैं तो उस चीज में अगर वो GST के रेट को भी थोड़ा कम करे, अगर 18% की जगह उसको 12% पे लाए या 10% पे लाए, जो मेरे ख्याल से अभी तक के ऐसा कुछ बिल्कुल। और मिडिल क्लास पर भी जोर है भरत, और साथ ही ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि जो सबसे बड़ा एक रोड मैप है सरकार का, ऐसा कह सकते हैं कि आप कोशिश जाहिर तौर पर यही कि 2031 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनाना है, तो इसके लिए क्या मुख्य बिंदु होंगे? जैसा कि धीरेश ने भी बोला कि देखिए 65% जो आबादी है वो युवा है हमारे देश की, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा सरकार के लिए? किस प्रकार से जॉब क्रिएशन किए जाएं, या टैक्स स्लैब मुख्य चुनौती होगी, या फिर राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट? सर, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इनोवेशन पे फोकस करना चाहिए। आप देख रहे हैं जैसे बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा बाहर की कंट्रीज, जैसे US में चैट GPT आया या ऐसे टाइप के ये जो कंट्रीज ने इनोवेशन किया, इन लोग का इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हुआ क्योंकि ये लोग ये इनोवेशन कर पाए। तो अपने गवर्नमेंट को इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, रिसर्च में और इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो भी यूथ है उसके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं तो ये एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, इनको नौकरी इजीली मिलती है। तो ये सब चीजें साथ में वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या इनकम बढ़ेगा, सबका इनकम बढ़ेगा, ओवरऑल GDP बढ़ेगा। उसके बाद
टैक्स को साथ में अगर कम कर देते, इनकम टैक्स को ये लोग कम कर सकते, जीएसटी शायद नहीं करेंगे कम, इनकम टैक्स को ये लोग कम कर सकते हैं, स्लैब रेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि ओवरऑल जो यूथ है उनके पास भी पैसा ज्यादा बचेगा, वो लोग सवाल ज्यादा तो ये भी उठता है रहेंगे कि देखिए, एक छोटा सा क्विक आंसर चाहता हूं आपसे, उसके बाद कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये भी समझा दीजिए कि देखिए, अब बात जब युवाओं की होती है, आपने युवाओं की बात करी, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कुछ हम सहूलियतें प्रोवाइड कराएं? क्योंकि देखिए, ऐसे एक रॉकेट की तरह एंटरप्रेन्योर्स उड़ते हैं, मतलब स्टार्टअप शुरू होता है और धड़ाम से गिर जाता है, जबकि चाहिए हमको तमाम यूनिकॉर्न्स, तब हम दुनिया के जो चुनिंदा शक्तिशाली देश उनको चुनौती दे सकते हैं। गवर्नमेंट को खुद के रिसर्च इंक्यूबेटर्स बनाने चाहिए, खुद का रिसर्च करना चाहिए, और इन स्टार्टअप्स को विदाउट एनी फीस इनको रिसर्च में हेल्प करना चाहिए, या खुद रिसर्च करके पूल्ड रिसर्च करके इनको वो देना चाहिए। और जहां पर उनको ऐसा लगता है कि कुछ स्टार्टअप्स जिनमें पोटेंशियल है और वो फेल हो रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए टैक्स हटा देना चाहिए, या उनको कोई तरह से फंडिंग अरेंज करके देना चाहिए। गवर्नमेंट को खुद फंड करना चाहिए ऐसे स्टार्टअप्स को, ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके। क्योंकि काफी स्टार्टअप ऐसे रहते हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल रहता है, बट बिकॉज उस सर्कमस्टांसेस में वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। किसानों को क्या उम्मीद है, जरा वो दिखाते हैं आपको। ये जो बजट पेश कर रही है सरकार, उस पर पूरे देशवासियों की निगाह होती है। इसी तरह किसानों की भी निगाह है कि कोई किसानों के लिए कुछ ना कुछ रखा जाए। जो किसानों के से ऊपर कर्जा इतना चढ़ा है, उसके लिए कुछ ना कुछ बजट में रखा जाए, जो किसानों को कर्जा माफी हो जाए। MSP ते जेड़ा कोई ओहदे विच कोई वादा किया जाए, तो इसलिए बजट रखा जाए। किसानों को बहुत उम्मीदें हैं। जैसे कि सभी लोग आस रखते हैं, देश में सभी को है कि कोई सरकार हमारे लिए को मुहैया करेगी, जैसे कि टैक्स वगैरह जो भी जैसे पे करते हैं लोग। हम भी चाहते हैं कि किसान भी ऐसे ही हमें भी कुछ मिले, क्योंकि हमारा जो खर्चा है बहुत बढ़ा दिया। ये बीज की बात कर लियो तो बीज बहुत महंगा हो गया, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है, और ना ही कोई और संदों में है। जिमें कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा हमें जेड़ा है कि मतलब ज़्यादा टैक्स लग रहा है, और भी मशीनरी बहुत है जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्स है। हम भी चाहते हैं कि जैसे आम लोगों को, देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जो सहूलत मिलती है, उसी तरफ से हमारे ही किसान को भी ऐसे ही सहूलत मिले। आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, आपने सुना अभी किसानों की क्या उम्मीद है। किश्त की जब बात होती है किसानों को, तो बोल रहे हैं कि इस बार उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, 6,000 से 8,000 तक जा सकता है। तो उससे कितना लाभ हो सकता है किसानों को, और क्या कुछ मुख्य बिंदु अगर आप समझा सके MSP से लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों पर। जी सर, MSP जो है उससे तो डायरेक्ट धीरेश जी से शायद आपका सवाल था। भरत, लौटते हैं आपके पास। धीरेश जी से सवाल है, वो अपनी बात रख दे, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। जी धीरेश जी। जी देखिए, क्या है, भारत के अंदर इस वक्त अगर हम लोग देखें तो लगभग मोर देन 68% से ज्यादा है ना मार्जिनल होल्डिंग्स जो है ना, जो लघु एवं सीमांत किसान की संख्या है। और ऐसी स्थिति में वो किसान, चाहे वो भारत देश का विदर्भ राज्य हो, चाहे वो विदर्भ की बात करें, चाहे वो हम लोग महाराष्ट्र के सेक्टर्स की बात करें, चाहे हम तेलंगाना में जाके बात करें, चाहे हम किसी भी देश के कोने में देखें, तो वो किसान आज भी कर्ज के तले दबा हुआ है। और उसको जो मार्केट लिंकेज है ना, वो कहीं ना कहीं कमी है। तो वो मार्केट लिंकेज अभी तक उसको उपलब्ध नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ जोर दे के कहना चाहूंगा और ये अपील करूंगा सरकार से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी से, कि इस बात पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए कि जो हमारा स्मॉल एवं मार्जिनल फार्मर्स है, यह किस तरीके से इसकी हम कर्ज की जो ब्याज लगने वाली है उसको कम किया जाए, प्लस इसकी जो है ना दर बढ़ाई जाए। और यहाँ पर एक और बात, मनरेगा के अंदर जो कृषि आधारित कुछ चीजें हैं, जो उद्योग है, वो भी मनरेगा के अंदर आए, मनरेगा के दिवस बढ़ाए जाएं, जिससे कि किसान को सीधा सीधा लाभ पहुंचे। और यहाँ फिर से यही बात मैं दोहराऊंगा कि जो बीच में जो इंटरमीडिएरीज हैं। धीरेन्द्र जी, लौटती हूँ जरा आपके पास, एक बार ये तस्वीरें भी दिखा दे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति से मुलाकात की ये तस्वीरें जो हम अभी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपनी तमाम साथियों के साथ इस वक्त पहुंची हैं राष्ट्रपति
से मुलाकात करने और राष्ट्रपति ने मुंह मीठा करा है निर्मला सीतारमण का। और इसके बाद 11 बजे का वक्त है जबकि बजट पेश होना है। बिल्कुल वक्त ज्यादा नहीं बचा नवजोत। धीरेन्द्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो यहाँ पे नवजोत जी मुख्य बात यह है कि किसान आज तक परेशान क्यों हैं, उसके पीछे कारण है कि जो वो जितनी कॉस्ट आ रही है उसकी, उस कॉस्ट की, उस लागत का भी उसको जो है ना निकल नहीं पा रहा है। और लागत ना निकलने से उसको जो है ना वो किसान खेती की ओर जो है ना आकर्षित नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी मुख्य बात है। तो यहाँ पर जोर दे के कहना चाहेंगे कि जब से भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और आज तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मार्जिनल जो और लघु सीमांत उद्योग जो हमारे किसान वर्ग है उसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दी से जरा एक आखिरी, क्योंकि वक्त की कमी है, जल्दी से भरत आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। एक सेक्टर जिस पर सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत है आज की तारीख में और वो है हेल्थ सेक्टर। जब हम ATD की बात करते हैं, क्या कुछ सीमा बढ़ाई जा सकती है? और दूसरा ये कि आयुष्मान भारत की जब बात होती है, क्या इसका कवर बढ़ाया जा सकता है? हेल्थ सेक्टर को लेकर कितना फोकस सरकार का रहेगा? मैम, जो अपना मेडिकल इंश्योरेंस और उसका डिडक्शन उसको हमको बढ़ा के 1 लाख कर देना चाहिए अभी। और इवन इसमें कुछ दो राहें नहीं है, इसमें हमको हर चीज में एक्सपैंड करना ही, क्योंकि अभी तक के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को, और वो लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसमें सेव नहीं कर रहे पैसा मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। तो ये तो इसमें क्लियर है। बाकी मुझे ये लगता है कि बिकॉज हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट इतना टैक्स हमसे कलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या है, आप बाहर की कंट्रीज पे देखोगे तो वहां पर मेडिकल इंश्योरेंस भी फ्री होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री रहता है। उसके लिए लगता है कि थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन जाते हैं। वी आर इन दोज कंट्रीज जो कि डेवलपिंग है और लक्ष्य उस ओर ही जा रहा है। जल्दी से आखिरी कमेंट धीरेन्द्र जी फटाफट से बता दीजिए। जी देखिए, क्या है कि जिस तरीके से 5% से लेकर के 20% और 30% का स्लैब है, 5 के बाद 15, 10 बीच में है नहीं, तो वो स्लैब को कहीं ना कहीं कम करने की आवश्यकता है। स्लैब को और कम करने की जरूरत है। देश, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर जुड़ेंगे आपके साथ एक बार। तो क्या कुछ गुड न्यूज निकल कर आती है आज बजट से? निर्मला सीतारमण के पिटारे से ठीक 11 बजे बजट पेश होना है, रहेगी इस पर हमारी नजर और आप बजट वाली गुड न्यूज देख सकते हैं हमारे साथ गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।